चलिए स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस हमें क्यों पढ़ना है? लाइफ प्रोसेसेस हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर एक आदमी सो रहा हो तो आप क्या उसे लिविंग बोलोगे या नॉन लिविंग बोलोगे, और अगर एक आदमी मरा पड़ा हो तो वो मरा हुआ क्यों है। इन दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करने के लिए आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप एक बच्चे को बोलो कि एक चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, और आप उसे एग्जाम्पल दे दो कि मैं लिविंग हूं क्योंकि मैं हिलता डुलता रहता हूं, तो ये चीज समझ जाएगा। बट अब अगर सिमिलरली मैं उसे बोलूं कि एक पेड़ को देख के बताए क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो वो इस चीज में कंफ्यूज होके ये बोल देगा कि पेड़ नॉन लिविंग है क्योंकि वो हिलता नहीं है। अब ये वाली डेफिनेशन हमारी गलत क्यों हो गई? क्योंकि हमें ये चीज पता है एक पेड़ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पे ये अबनॉर्मैलिटी क्यों आ गई है, यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ गया? क्योंकि जो हमने डेफिनेशन बनाई थी लिविंग नॉन लिविंग की, वो हमने मोबिलिटी पे बना दी थी कि अगर एक चीज हिलती डुलती है तो वो लिविंग है, और अगर एक चीज हिलती डुलती नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। बट ये जो हमने डेफिनेशन बनाई ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि अब जो हम चैप्टर पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस, इस चीज से हमें क्लियर हो जाएगा कि एक चीज लिविंग तब होती है जब उसमें लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। अब ये लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है, तो चलिए लिखते हैं। लाइफ प्रोसेसेस क्या हो गए? अगर किसी भी चीज में 4 या 5 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हो गए, जैसे न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, तो वो चीज लिविंग होती है। अब लाइफ प्रोसेसेस होते क्या, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। दीज आर द एसेंशियल functions which an organism need to perform in order to sustain its life as we know it। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो ऑर्गेनिज्म ये वाले लाइफ प्रोसेसेस नहीं करेगा या किसी वजह से नहीं कंटिन्यू कर पाया, तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म जी नहीं पाएगा। तो हमने यही चीज डेफिनेशन में लिखी है। लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हो गए जिनकी वजह से उसमें लाइफ है, जिनकी वजह से वो जिंदा है। तो लाइफ प्रोसेसेस टर्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो प्रोसेसेस जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? अब हम इस चैप्टर में कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे और वो लाइफ प्रोसेसेस हम क्यों पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लाइफ प्रोसेसेस जो जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। दूसरा लाइफ प्रोसेसेस जो हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन। तीसरा लाइफ प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। और एक दो लाइफ प्रोसेसेस हम और पढ़ने वाले हैं। अब ये लाइफ प्रोसेसेस हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्हें पढ़ने से हम और ज्यादा अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। जैसे पेड़ लिविंग होते हैं, ये चीज हमें पता है, और ह्यूमंस भी लिविंग होते हैं, बट ह्यूमंस मोबाइल होते हैं, या उनमें मोबिलिटी होती है कि वो हिल डुल सकते हैं, बट पेड़ हिल डुल नहीं सकते। तो इसीलिए हम इसमें कौन सा लाइफ प्रोसेस यूज कर सकते हैं कि ये दोनों ब्रीथ करते हैं, इन दोनों में रेस्पिरेशन होती है, इसकी वजह से ये दोनों लिविंग है। तो इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस पढ़ पा रहे हैं, जिसलिए हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन वो अराइज होता है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? वो प्रोसेसेस जिनकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म जिंदा है, या जो उसे उसकी लाइफ को कंटिन्यू करने देता है, जो हमने इस डेफिनेशन में लिखी है। तो ये डेफिनेशन उस क्वेश्चन को आंसर कर रही है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 10 में, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिंगल सेलुलर, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टी सेलुलर, कुछ रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, कुछ रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। ऐसा क्यों था? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल डिजाइन अलग अलग है। ऐसे ही सिमिलरली कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल है, कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, मतलब इन सारे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट है। तो इन सबके लाइफ प्रोसेसेस डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइजेशन अलग है। जैसे आप सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा को देखो, अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? वाया बाइनरी फिजन। ऐसे ह्यूमंस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? थ्रू सेक्सुअल मेथड एंड फर्टिलाइजेशन से। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अमीबा है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अमीबा है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म,
और उसमें सेल की स्पेशलाइजेशन नहीं है। बट ह्यूमंस में क्या है, सेल की स्पेशलाइजेशन है। सिंस ह्यूमंस में सेल की स्पेशलाइजेशन है, इसलिए ही यहां पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ऑर्गन्स हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। बट वेयर एज अमीबा में क्या है, एक ही सेल है जो सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला कि अगर ऑर्गेनिज्म सिंपल है तो उसमें एक सेल सारे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करेगा। बट अगर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड है या एडवांस ऑर्गेनिज्म है तो उसमें डिफरेंट सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि टिश्यू बना रहे हैं वो एक अलग लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो इससे हमें क्या समझने को मिला कि अगर ग्रुप ऑफ सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं तो वो चीज ज्यादा एफिशिएंट होगी। तो हम यही सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले इस चीज को जॉल डाउन कर लेते हैं। हम लिख रहे हैं इन सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म a single cell performs all the life processes। क्योंकि इस चैप्टर में हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो हम सारे प्रोसेसेस की इकट्ठी बात करेंगे। अगर ये चैप्टर होता रिप्रोडक्शन तो हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव लाइफ प्रोसेस की बात करेंगे, बट इसमें हम ओवरऑल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। In a single cell organism, a single cell performs all the life processes, whereas in a multicellular organism, due to specialization हमने बहुत बार सुन लिया। स्पेशलाइजेशन होता क्या है कि कुछ सेल्स एक टिश्यू बना रहे हैं, एक ऑर्गन बना रहे हैं और उसका स्पेसिफिक पर्पस है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। अमीबा में एक सेल सारे काम कर रहा है, यहां पे कुछ सेल्स को कुछ रोल दे दिया है। ठीक है। whereas in a multicellular organism, due to specialization of cells, specific function is performed by a specific cell, by a cell. Okay, so multicellular organisms में हमारे पास स्पेशलाइजेशन है जिससे एक सेल को एक ही काम करने को देते हैं, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उस ऑर्गेनिज्म के ओवरऑल प्रोसेस करने की एफिशिएंसी बढ़ रही है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद देखो इंटेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी इंटेक्स क्वेश्चन जो अभी तक हमने सारी बात की है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, लिविंग नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करना है, और डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हम क्यों पढ़ रहे हैं, सिंगल सेलुलर मल्टी सेलुलर में फर्क क्या है, तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड थोड़े से क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, why is diffusion insufficient to meet oxygen requirements of multicellular organisms like human। तो देखिए जैसे अमीबा की बात करें, अमीबा में एक सेल होता है, तो अमीबा जो लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है रेस्पिरेशन के लिए, वो करता है डिफ्यूजन की, एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाती है थ्रू मेम्ब्रेन, ये होता है डिफ्यूजन। ठीक है। तो अब डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, अमीबा में एक्सचेंज हो रही है गैस मेम्ब्रेन से। तो अब इनका क्वेश्चन ये है कि ह्यूमंस डिफ्यूजन के थ्रू गैस एक्सचेंज क्यों नहीं कर लेते। तो यही चीज का आंसर हम पहले कर चुके हैं इनडायरेक्टली। देखो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस हो गए एडवांस ऑर्गेनिजम्स, इनमें हर सेल का स्पेसिफिक रोल है, या इसी चीज को दूसरी तरीके से बोलो स्पेशलाइजेशन है। सेल की क्या है, स्पेशलाइजेशन है। इसीलिए ह्यूमंस में क्या होता है, जो डिफ्यूजन है ये सिंपलर प्रोसेस है। ह्यूमंस में क्या हो रहा है, ह्यूमंस में हो रहा है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है एक स्पेसिफिक सेल को। बट डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन सिंपल प्रोसेस है, डिफ्यूजन से इतनी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं आ पाती जितनी ह्यूमंस को चाहिए अपने सारे एक्शंस परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए ही ह्यूमंस में क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज नहीं होती। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन है, why is diffusion insufficient to meet oxygen demand of multicellular organism। ठीक है। इस चीज का आंसर क्या है कि ह्यूमंस की बॉडी है क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें सेल की स्पेशलाइजेशन है एंड डिफ्यूजन उस चीज को फुलफिल नहीं कर सकता। इसका आंसर इतना सिंपल है।
आइए लिखते हैं, डिफ्यूजन इज अ सिंपल प्रोसेस and multicellular organisms have complex body design due to cell specialization thus multicellular organism cannot meet oxygen demand through diffusion। कितना सिंपल आंसर था इसमें, ये था बस कि डिफ्यूजन सिंपलर प्रोसेस है, उसकी एफिशिएंसी इतनी है नहीं, ह्यूमंस को ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। यही चीज हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि एक बच्चे को कैसे पता चलेगा कि पेड़ लिविंग है नॉन लिविंग है या पत्थर लिविंग है नॉन लिविंग है। तो उसे कैसे पता चलता है, उसे लाइफ प्रोसेसेस देख के पता चलता है। जैसे पेड़ के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, फोटोसिंथेसिस, खाना बनाना। पेड़ खाना कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस से बनाता है। ऐसे ह्यूमन कैसे पता चलता है लिविंग है, क्योंकि उसमें एक्सक्रीशन हो रहा है, उसमें ब्रीदिंग हो रहा है, उसमें कंजम्पशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। यही सारे लाइफ प्रोसेसेस को देख के हमें पता चलता है एक चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। या तो आप मूवमेंट देख लो कि किसी भी चीज में अगर मूवमेंट हो रहा है तो अलाइव है, बट ये चीज हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि गाड़ी भी तो हिलती है, गाड़ी हिलती है बट वो अलाइव नहीं है। क्यों? क्योंकि गाड़ी में कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है। तो इसलिए चलो आंसर में लिखते हैं, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड whether something is alive or not। इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई विजिबल मूवमेंट्स होगी तो, बट विजिबल मूवमेंट्स नेसेसरी नहीं है वो चीज डिसाइड करने के लिए, मतलब उससे अकेले विजिबल मूवमेंट से डिसाइड नहीं हो जाता। तो वी फोकस ऑन लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस इज द क्राइटेरिया used to decide whether something is alive or not। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस देख के हम ये चीज पता लगाते हैं कि कोई चीज जिंदा है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर एन ऑर्गेनिजम्स। कि किसी ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेसेस के लिए कौन कौन सी चीजें बाहर की रिक्वायर करता है। आइए लिखते हैं इसका आंसर, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर करें तो हमें पहले सोचना पड़ेगा कि एक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेके, जैसे एक प्लांट हो गया, प्लांट को क्या क्या चाहिए होता है। प्लांट को चाहिए होता है सनलाइट, वाटर, सॉइल, और बस प्लांट को तीन चीजें चाहिए होती है, सनलाइट, वाटर, सॉइल और एयर। एयर क्यों चाहिए होती है प्लांट को, क्योंकि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, जिससे वो कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में टू प्रोड्यूस फूड। तो ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, जैसे प्लांट के केस में न्यूट्रिशन हो गया। तो न्यूट्रिशन जो है वो फूड और वाटर को कवर कर लेता है, बट हमने स्पेसिफिकली लिखा है, ठीक है। और एयर, एयर में ऑक्सीजन आ गई या CO2 आ गई, ये चीज डिपेंड करेगा कि आप किस ऑर्गेनिज्म के लिए बात करें। अगर किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन में पूछे, फॉर एग्जांपल व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय अ प्लांट,
टू फॉर इट्स लाइफ प्रोसेसेस। तो उसमें हमारे पास आ जाएगा एयर, आ जाएगा फूड, वाटर आ जाएगा, ठीक है, और सनलाइट भी आएगा। इस केस में हम सनलाइट इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि और ये ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो इसका आंसर वही है, ये यही तो चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अब लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या प्रोसेस जरूरी है, लाइफ प्रोसेसेस जरूरी है। वो कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे हमारे पास हो गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, खाना। हमारे पास इसके बाद हो गया डाइजेशन, जो खाना खाया है उसे डाइजेस्ट करो। फिर उसका एक्सक्रीशन, फिर हमारा रेस्पिरेशन, जो खाना खाया है उसे बर्न करके एनर्जी भी चाहिए। इसीलिए ये 4-5 लाइफ प्रोसेसेस हो गए जिनकी हम चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। व्हाट प्रोसेसेस would you consider essential for maintaining life। तो इसका आंसर में लिखेंगे लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, excretion, etc. are essential for life processes or for maintaining लाइफ। ये सारे प्रोसेसेस हैं जो कि जरूरी हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर में। अब चैप्टर में क्या है, अब हमें चैप्टर में पढ़ना है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है, देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, हर चीज को सरवाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी आएगी कहां से, वो एनर्जी आएगी जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है, क्योंकि फूड क्या है, फूड इज अ स्टोर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अभी फूड आएगा कहां से, और ये फूड अगर हमने खा भी लिया तो वो यूटिलाइज कैसे होएगा। तो यूटिलाइज होने से पहले हमें न्यूट्रिशन पढ़ना है, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिज्म फूड लाता कहां से है, पहले तो बॉडी के अंदर एंटर कैसे होता है। तो ये चीज डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे अगर आप सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में देखो, जैसे अमीबा में, तो अमीबा में क्या होता है, फूड खाता कैसे है वो, थ्रू डिफ्यूजन, कि उसकी पहले मेम्ब्रेन थोड़ी सी टूटती है, फूड पार्टिकल धीरे 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 साइटोप्लाज्म में मिक्स होने लग जाता है, तो उस प्रोसेस से न्यूट्रिशन लेता है अपना। वेराज ह्यूमंस क्या होगा, ह्यूमंस हो गए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, तो हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स हो गए, हमारे पास स्पेशलाइज फंक्शंस हो गए हमारे सेल के काम करने के लिए। तो ऐसे ह्यूमंस खाते कैसे हैं, ह्यूमंस माउथ से खाते हैं। पहले वो माउथ से इंजेस्ट करते हैं, फिर वही फूड फूड कैविटी में जाता है जिसमें सलाइवा मिक्स होता है, फिर वो फूड पाइप में जाता है, फिर वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। तो डाइजेशन हमारा एक अलग लाइफ प्रोसेस हो गया। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो उस चीज को पढ़ने से पहले हम दो चीजें पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये दोनों होते क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है मेन। देखिए ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बना ले विद हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसे ही हेटेरोट्रॉफ्स क्या हो गए, हेटेरोट्रॉफ्स वो हो गए जो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो ये सब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, सॉइल, एयर, दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स हो गए ऑटोट्रॉफ्स जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। वेयरएज ह्यूमंस क्या हो गए, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो प्लांट्स ने बनाया हम वो खा सकते हैं या हम दूसरे एनिमल्स को खा सकते हैं। तो हम हो गए हेटेरोट्रॉफ्स, हम हो गए डिपेंडेंट प्लांट्स के ऊपर, वेयरएज प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या हो गया, ऑर्गेनिजम्स कैन मैन्युफैक्चर their own food by the process of
फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स वो हो गए जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वो बनाते कैसे हैं। देखिए, इसको हम एक इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, ये जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर आपने केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी हुई है तो हर रिएक्शन केमिकली बैलेंस्ड होता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, कि क्योंकि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर यहाँ पे आपके पास 2 मोल ऑफ एटम है तो राइट हैंड साइड में 4 मोल ऑफ एटम हो जाएंगे। वो इक्वेशन केमिकली बैलेंस होने चाहिए। जितना आपने इनपुट दिया उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा बट टोटल क्वांटिटी उतनी रहती है यूनिवर्स में। कुछ एक्स्ट्रा बन नहीं सकता, कुछ घट नहीं सकता। तो इस इक्वेशन में हम देखते हैं ऑटोट्रॉस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से लेते हैं और पानी, ये क्या है, एयर, फिर ये है वाटर, फिर ये जो सनलाइट है और क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल प्लांट्स की लीफ में प्रेजेंट होता है, ये लेते हैं और इसे मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, ग्लूकोज। और इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट्स है जो हमें यूजफुल नहीं है, मतलब जो बन रहे हैं बट हमारा मेन फोकस है इसके ऊपर, ग्लूकोज के ऊपर। ग्लूकोज इज फूड। ठीक है, तो प्लांट्स मैन्युफैक्चर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सनलाइट, क्लोरोफिल से ग्लूकोज बनाते हैं जो कि है फूड। दस दे आर ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। ठीक है, अब अगर हम बुक में देखें तो बुक में नेक्स्ट चीज ये लोग बताते हैं कि बनाते कैसे हैं, ये फूड बनाते कैसे हैं। पहले देखो, सनलाइट गिरती है पेड़ की पत्तियों पे। जब सनलाइट गिर गई पेड़ की पत्तियों पे तो प्लांट की पत्तियों में होता है क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है फूड फैक्ट्री ऑफ द लीफ। ठीक है, ये चीज छोटी क्लासेस में पूछी जाती थी, व्हाट इज द फूड फैक्ट्री ऑफ लीफ। तो हम कहते थे क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इसके अंदर खाना बनता है। पहले प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड हवा से एक्सचेंज करता है और रूट से प्लांट के पानी आता है। फिर सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट फूड बनाता है। ठीक है, तो अब हम अगर बुक में देखें इसका स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल सेक्शन ऑफ अ लीफ, तो आइए देखते हैं लीफ का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। ठीक है, ये पेड़, ये प्लांट की पत्ती है। अगर आप इसे अंदर से देखो तो देखो इसमें 3 या 4 सबसे पहले होती है, देखो एपिडेमिस होती है, स्किन। एपिडेमिस को आप स्किन या लेयर की तरह समझ सकते हो। ठीक है, सबसे अंदर और सबसे बाहर हो गई। जो ऊपर वाला पत्ती का पार्ट होता है वो होता है अपर एपिडेमिस, नीचे वाला पार्ट होता है लोअर एपिडेमिस। इसके बीच में हमारे पास सेल्स होते हैं। अब सेल्स 2 या 3 टाइप के हो गए, जैसे कुछ हो गए गार्ड सेल्स और उसके बाद हो गए ये जो लीफ के सेल्स है। अब इन सेल्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया, वही फूड फैक्ट्री हो गया जिसके अंदर हमारे पास क्लोरोफिल है जो कि खाना बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये हो गया इंटरनल सेक्शन ऑफ लीफ। ये चीज पेपर में एज इट इज ड्रॉ करने को दे देते हैं, ड्रॉ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि लीफ के क्रॉस सेक्शन में होता क्या है। तो आपको अपर एपिडेमिस दिखानी है, लोअर एपिडेमिस दिखानी है, बस सेल्स की लेयर दिखा दो ऊपर और नीचे। उसके बाद आपको क्या दिखाना है, अंदर के सेल्स दिखाने हैं जिनके अंदर हमारा क्लोरोप्लास्ट है। उनके अंदर ग्रीन कलर कर दो क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। एयर स्पेसेस, क्योंकि हर जगह स्पेसेस तो होती हैं, हर चीज फुली फिल्ड तो हो ही नहीं सकती। इसके बाद गार्ड सेल्स जो कि लीफ के सेल्स को गार्ड करते हैं। उसके बाद लोअर एपिडेमिस। ठीक है, ये चीज हमारा कवर करता है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। अब क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ के बाद हमारे पास क्या आता है, हमें ये चीज देखनी है कि हमने ये चीज बोला लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल जो फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो अब हम इसी चीज को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं
कि हमें कैसे पता कि क्लोरोफिल की वजह से ही फूड प्रिपेयर हो रहा है। तो आइए एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब देखिए एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है, मैं पहले आपको रीड करके सुनाऊंगा। ये एक्सपेरिमेंट में कह रहा है, एक्टिविटी 6.1 में बुक पे पेज 96 में कह रहा है कि हमें एक लीफ लेनी है जिसमें पैचेस हो, पॉटेड प्लांट विद वेजिटेटेड लीव्स। इसका मतलब है जैसे जो पत्तियां नहीं होती जिसमें कलर्ड होता है कि ग्रीन कलर की पत्ती है और थोड़े से पैचेस हैं, वो वाली लीव लो। जैसे मनी प्लांट ले लिया, कुछ ले लिया, फिर उसे हमें प्लांट को रखना है 2 से 3 दिन अंधेरे में। ऐसा हमें क्यों रखना है? जिससे जब प्लांट देखो सनलाइट में होता है तब वो फूड प्रिपेयर करता है, जैसे ही रात हो जाती है तो प्लांट फूड प्रिपेयर करना बंद कर देता है। इसीलिए हमने जब उसे 2-3 दिन अंधेरे में रखा, प्लांट को सनलाइट नहीं मिली तो वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाया। इसीलिए जब हमने उसे अंधेरे में रखा तो एडिशनल फूड नहीं प्रिपेयर कर पाया। और जो लीफ का सेक्शन था जिसमें कलर्ड पैच था, अनकलर्ड पैच था, दोनों में अब हमारे पास कोई भी स्टार्च, कोई भी ग्लूकोज, कोई भी फूड प्रिपेयर्ड नहीं है। मतलब लीफ इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट। ठीक है। इसके बाद हमने किया, प्लांट को उठाया, सनलाइट में रख दिया 6 घंटे। अब जब हमने इसे 6 घंटे सनलाइट में रखा ना, तब जो ग्रीन कलर वाला पार्ट था मनी प्लांट का, ग्रीन कलर वाला पार्ट, उसमें फूड प्रिपेयर होना शुरू हो गया। बट जो मनी प्लांट के व्हाइट पैचेस थे उनमें क्लोरोफिल तो है नहीं, तो अब उसमें फूड प्रिपेयर नहीं होएगा। अब आप बोलोगे सर ठीक है मैंने ये चीज मान लिया, बट ये चीज आप मुझे बता रहे हो, ये चीज प्रूफ कैसे होगी? तो ये चीज प्रूफ अब हम आगे की एक्सपेरिमेंट से करेंगे। हम इस पत्ती को लेंगे, हम इसे बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद हम इस पत्ती को निकालेंगे, फिर अल्कोहल को हीट करेंगे, उसके अंदर डाल देंगे। अब अल्कोहल को हम हीट करते हैं वाटर बाथ में। ये चीज आप लोगों को केमिस्ट्री में पता होनी चाहिए, क्योंकि अल्कोहल फ्लेमेबल होता है, उसमें आग लग जाएगी अगर डायरेक्टली हीट करोगे। ठीक है। हमने पत्ती तोड़ी, हमने पत्ती को पानी में उबाला, फिर हमने निकाला, फिर हमने अल्कोहल के अंदर हीट किया वाया वाटर बाथ, फिर हमने उस पत्ती को निकाला और उसके ऊपर हमने रखा आयोडीन सॉल्यूशन। अब आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है? आयोडीन सॉल्यूशन को जब आप स्टार्च देते हो तो आयोडीन का कलर हो जाता है ब्लू ब्लैक। तो इसमें जब आप ऑब्जर्व करोगे, जो आपकी मनी प्लांट की पत्ती है, जब आप उसके ऊपर पूरा आयोडीन डाल दोगे तो वो उन्हीं जगह पे ब्लू ब्लैक होएगा जहां पे हमारा ग्रीन कलर था। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव क्या होता है? इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव ये होता है कि जो क्लोरोफिल है इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट। ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये प्रूव किया। तो अब अगर इसमें कोई समझदार स्टूडेंट होगा, ये चीज पूछेगा सर हमें रखने की जरूरत ही क्या थी 3 दिन प्लांट को अंधेरे में? तो हमने प्लांट को 3 दिन अंधेरे में इसलिए रखा क्योंकि प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो उस ट्रांसपोर्टेशन में जब भी व्हाइट वाले सेक्शन में मनी प्लांट के फूड नहीं होएगा तो वो वहां पे जो ग्रीन वाले सेक्शन में प्लांट के फूड था वो ट्रांसफर कर देगा अपना फूड। तो स्टार्टिंग में हमने 3 दिन अंधेरे में इसलिए रखा जिससे पूरा प्लांट फूड डिप्राइव हो जाए। तो ठीक है, ये वाली एक्टिविटी डायरेक्टली पेपर में पूछी नहीं जाती, बट ये वाली एक्टिविटी ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट में फूड प्रिपेयर होता है और इस फूड को, और यही फूड स्टार्च होता है। ठीक है। तो अब हम इस एक्टिविटी का कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी एक्टिविटी मैंने आपको समझा दी, पूरी एक्टिविटी आप लिख नहीं सकते, ये बहुत ही बड़ी एक्टिविटी है। ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या हुआ? क्लोरोफिल and only chlorophyll is responsible for production of food in a plant। ठीक है। क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड इन अ प्लांट। इसमें मैं डाल देता हूं एक्टिविटी 6 हेडिंग। ठीक है। क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड इन अ प्लांट, और ये जो क्लोरोफिल होता है इट्स प्रेजेंट इन लीफ, हाँ। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? फूड इज ओनली प्रिपेयर्ड व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल। ओनली प्रिपेयर्ड व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल। तभी तो हमने अंधेरे में रखा था। अगर हम अंधेरे में रखते ही नहीं तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं पाता। ठीक है।
फूड इज ओनली प्रिपेयर्ड व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल। तो ये वाला एक एक्टिविटी आप चाहते तो छोड़ सकते थे, बट इससे आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया कि हुआ क्या पूरे लाइफ प्रोसेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे स्टोमेटा कि लीफ में जो भी अभी हमने बोला कि फूड प्रिपेयर होता है, फूड कैसे प्रिपेयर होता है, क्लोरोफिल प्रिपेयर करता है सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में। अब ये जो एयर है ये लीफ के अंदर आती कैसे है? ये लीफ के अंदर आती है थ्रू स्टोमेटल ओपनिंग। अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटल ओपनिंग के बारे में। तो मैं आपको स्टोमेटल ओपनिंग का डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखिए स्टोमेटल ओपनिंग है क्या? स्टोमेटा ना होते हैं पोर्स लीफ में जो कि हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। जैसे अगर पत्ती को या पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फूड बनाने के लिए और वो ऑक्सीजन छोड़ता है एनवायरनमेंट में, तो कहीं से तो बाहर निकलेगा ना। वो जहां से बाहर निकलता है होता है स्टोमेटल पोर्स। ठीक है। अब जब भी ये प्रोसेस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, इसमें सिर्फ गैसेस बाहर नहीं निकलती, इसमें साथ में पानी भी बाहर निकल जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, अगर सारा पानी उड़ता रहेगा तो पेड़ में पानी की कमी हो जाएगी। तो ये वाला प्रोसेस हम रेगुलेट करते हैं थ्रू गार्ड सेल्स। तो स्टोमेटल ओपनिंग को जो चीज कंट्रोल करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वो करती है गार्ड सेल्स। तो पहले हम लिखते हैं स्टोमेटल ओपनिंग क्या है। दीज आर द पोर्स which help in exchange of gases। ठीक है। इन पोर्स की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? when gas exchange takes place, water is also lost। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में लिखूंगा स्टोमेटल ओपनिंग इज रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। इज रेगुलेटेड विद हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। अब ये जो चीज हमने पूरी लिखी है इसे मैं वायर डायग्राम समझाऊंगा बुक में कि अब हो क्या रहा है। देखिए बुक में क्या बनाया हुआ है हमने, ये दोनों डायग्राम्स हैं। पहला डायग्राम है ए, दूसरा डायग्राम है बी। ए में हम क्या कह रहे हैं, ये वाला पोर्शन है जो अभी मैं कलर या शेड कर रहा हूं, ये है स्टोमेटल ओपनिंग, ये एक पोर की तरह है। अभी ये खुला हुआ है, बी वाले डायग्राम में बंद है। अब ये चीज हो कैसे रहा है? ये चीज हो रहा है जो इसके साथ में सेल्स हैं, गार्ड सेल्स, जो कि किडनी शेप्ड है, किडनी बीन शेप, जैसे राजमा का सीड होता है वैसे से इनका शेप है। तो क्या होता है, जब भी स्टोमेटा को इन्हें ओपन करना है तो गार्ड सेल्स में प्लांट पानी भेज देता है। जैसे ही गार्ड सेल्स में पानी भेजा, ऐसे ये गार्ड सेल स्वेलअप हो गए। जैसे ये स्वेलअप हो गए, जैसे स्वेलअप हुए तो ये ओपनिंग बड़ी हो गई। ठीक है। अब जब इसे स्टोमेटल ओपनिंग को क्लोज करना है तो गार्ड सेल से प्लांट पानी बाहर निकाल लेता है। तो जैसे उसने पानी बाहर निकाला तो ये श्रिंक हो गए, ऐसे स्टोमेटल ओपनिंग का साइज कम हो गया। तो ये क्या है, क्लोज्ड वाला डायग्राम। ये वाला क्या है, ओपनिंग वाला डायग्राम। ठीक है। तो अब इस चीज से डायग्राम देख के आपको मन में जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो आता है, हाउ डज अ प्लांट रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट का अलग क्वेश्चन है, हाउ डज इट रेगुलेट वो अलग क्वेश्चन है। तो पहले हम लिखते हैं, हाउ डज ए प्लांट रेगुलेट opening and closing of stomatal opening। ठीक है। हाउ डज अ प्लांट रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग या पोर्स ये कैसे करता है, जैसा अभी मैंने बताया, विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। ये हो गया वन लाइन आंसर। अभी हमें इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें अगर हम ढंग से लिखो तो प्लांट रेगुलेट्स स्टोमेटल ओपनिंग विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे व्हेन स्टोमेटल ओपनिंग, when stomatal pore
needs to be opened, then water is flooded into the guard cells. Then the water is flooded into the guard cells, which causes the guard cells to swell up, which opens the stomatal pore. ठीक है, ये हो गया हमारा ओपनिंग वाली चीज. अब हम लिखेंगे क्लोजिंग वाली चीज. When stomatal pore needs to be closed, water is rushed out of guard cell, which shrinks the guard cell and causes the closure of stomatal pore. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या आंसर किया, हाउ डज अ प्लांट रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर. तो सिंपल इसका आंसर है गार्ड सेल से. अब गार्ड सेल से कैसे होता है वो चीज हमने इन दोनों पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन किया है. ठीक है, अब हम करते हैं कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर. कि ठीक है, जब प्लांट को एक्सचेंज करना होगा तब वो करता रहेगा, बट खोलना बंद करना ही क्यों है, कि मतलब खुले रहने दो, जब रिक्वायर्ड नहीं है तो खुले रहने दो. तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट to regulate opening and closing of stomatal pore. देखिए, इस चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट मैं दोबारा बताता हूं. ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है रेगुलेट करना, क्योंकि अगर इस सारे टाइम खुला रहेगा स्टोमेटल पोर तो गैसेस एक्सचेंज होने के साथ साथ वाटर लॉस भी होएगा. और सिंस प्लांट जनरली मरते ही वाटर की कमी होने की वजह से है, तो हमें क्या करना है, पानी का लॉस प्रिवेंट करना है, पानी का लॉस को रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है. इसीलिए स्टोमेटल पोर्स को हम रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ठीक है, तो इसके आंसर में क्या आ जाएगा, टू प्रिवेंट unwanted water loss during exchange of gases. कि जब रिक्वायर्ड है तभी खुला हुआ हो, ऐसे फालतू में हम लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं. हमने अभी पढ़ा ऑटोट्रॉफ्स के बारे में कि ऑटोट्रॉफ्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं. अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में. हेटेरोट्रॉफ्स में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, कि ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, ऐसे ही हेटेरोट्रॉफ्स को अपना खाना कहां से मिलता है, और अगर उन्हें खाना मिल भी रहा है कहां से, तो खाना यूटिलाइज कैसे हो रहा है उनकी बॉडी से. अब हम ये पढ़ेंगे. ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स का देखो पहला टॉपिक हो गया, हाउ डू हेटेरोट्रॉफ्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. तो देखो हेटेरोट्रॉफ्स कैसे न्यूट्रिशन लेंगे, या तो प्लांट से या दूसरे हेटेरोट्रॉफ्स को खा के. जैसे ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस होते हैं कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं. वेजिटेरियन वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं या सब्जियों को खाते हैं. ऐसे ही नॉन वेजिटेरियन वो हो गए जो दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं. इसीलिए हेटेरोट्रॉफ्स में न्यूट्रिशन में पहले तो वो अपना फूड कैसे एक्वायर करते हैं, वो अपना फूड एक्वायर करते हैं थ्रू other plants and animals. ठीक है, ये तो हो गया फूड को एक्वायर करने वाला पार्ट. सिर्फ एक्वायर थोड़ी करना है, उस चीज को यूटिलाइज भी करना है ना, कि फूड से एनर्जी तो आए. तो एनर्जी कैसे आती है, न्यूट्रिशन के प्रोसेस से आती है. तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, और हम अपना स्पेसिफिकली ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम अपने अंदर इंटरेस्टेड हैं. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, अब देखो न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे होता है. ह्यूमन बीइंग्स खाना कैसे खाते हैं, पहले तो हमें खाना एक्वायर करना ही मेन टास्क है,
कि कुछ खाने को मिले, जैसे फल फूल वूल ये सब, प्लस या मीट वीट। ठीक है, पहले हमने ये सब एक्वायर कर लिया। इसके बाद जब भी हम खाना मिल जाता है हम उसे कुक करते हैं, क्योंकि कुक्ड फूड होता है इजी टू डाइजेस्ट और ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है जनरली। ठीक है, हमने पहले फूड को एक्वायर किया, फिर हम उस फूड को खाते हैं। खाते कैसे हैं? खाने वाले प्रोसेस को कहते हैं हम इंजेशन। इंजेशन मतलब स्वॉलो करना या खाना। ठीक है, तो पहले होता है प्रोसेस इंजेशन, उसके बाद होता है डाइजेशन। अब इन प्रोसेस में होता क्या है? पहले हम खाने को चबाते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। ठीक है, पहले हमने खाना खाया, उसे चबाया। हमने खाने को चबाया क्यों? क्योंकि खाना बहुत रॉ फॉर्म में होता है, बड़े बड़े चंक्स में होता है, और जो हमारा अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो छोटा है, उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पे काम करने की आदत है। इसलिए पहले हम खाने को चबाते हैं विद हेल्प ऑफ आवर टीथ, एंड उस खाने में सलाइवा मिक्स होता है। तो पहला स्टेप न्यूट्रिशन में क्या होता है? इंजेशन या इनटेक ऑफ फूड। इसमें हम लिखते हैं फूड इज कंज्यूम्ड थ्रू माउथ। ठीक है, फूड इज कंज्यूम्ड थ्रू माउथ, फर्स्ट इज chewed and then saliva is mixed with help of a muscular organ called tongue। मतलब पहले हमने खाना खाया, फिर सलाइवा जो है वो मिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ टंग। अब सलाइवा का रोल क्या होता है? सलाइवा होता क्या है? सलाइवा होता है लिक्विडी सब्सटेंस होता है, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। ये क्या करता है? फूड को हेल्प्स द फूड टू पास इजीली इन फूड पाइप। फूड पाइप का दूसरा नाम ओइसोफेगस। ठीक है, फूड पाइप में इजीली पास करने को हेल्प करता है। पहला ये, फिर दूसरा सलाइवा फूड का ब्रेकडाउन मुंह में ही शुरू कर देता है। मतलब बहुत ही कम डाइजेशन होता है, बट फूड को जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, जो ब्रेकडाउन होता है फूड का, वो मुंह में ही शुरू कर देता है। स्टार्ट्स द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन माउथ इटसेल्फ। ठीक है, अब जब हमने खाना खा लिया, उसे चबा लिया, तो इसके बाद क्या आता है? सलाइवा उसमें मिक्स हो गया। अब टीथ के द्वारा हमने उस खाने को चबाया, सलाइवा मिक्स किया टंग के साथ। इसके बाद जो फूड होता है वो पास होता है फूड पाइप में। अब हम जो आगे का पहले देखेंगे, हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू। ठीक है, यहां पे हमारे होते हैं टीथ। टीथ के थ्रू हमने खाने को चबाया, उसमें फिर हमने टंग के थ्रू सलाइवे को मिक्स किया। टंग होता है मस्कुलर ऑर्गन। इसके बाद जो ये फूड है ये पास करता है ओइसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, जैसा मैंने नोट्स में लिखवाया। तो ये जो फूड है ये अब ओइसोफेगस से ट्रैवल करते करते हमारे स्टमक में आ गया। अब जो आगे के डाइजेस्टिव प्रोसेस है कि अब देखो, ह्यूमंस का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स। हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। इसीलिए जो हमारा बॉडी डिजाइन है, अनलाइक अमीबा, अमीबा में क्या होता है? एक सेल ऑर्गेनिज्म है, वही सारे काम कर लेता है, खाना, डाइजेशन, एक्सक्रीशन सब। तो उसमें क्या होती है? इनएफिशिएंसी होती है। बट ह्यूमंस के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें ज्यादा सेल्स हैं, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, हमें एफिशिएंसी भी ज्यादा चाहिए। इसीलिए हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे पहले फूड पाइप से खाना हमारे पेट में जाएगा, पेट में कुछ प्रोसेस होएगा, जो कि अभी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पेट में कुछ प्रोसेस होएगा जिससे फूड और ब्रेक डाउन होएगा। उसके बाद वही फूड हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होने के बाद वही फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पास होएगा। उसके बाद हर लेवल पे फूड पे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, जिससे हम मोस्ट ऑफ द फूड को यूटिलाइज कर पाए, कि कम से कम फूड की वेस्टेज हो और मैक्सिमम एफिशिएंसी हो। इसके बाद हम इसी फूड को एक्सक्रीट करते हैं।
तो अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हर ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन, कि हर ऑर्गन क्या फूड पे काम कर रहा है, फूड में क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, फूड ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उसकी प्री रिक्विजिट कंडीशंस कि अगर ये चीज नहीं होती तो क्या होता। इस हर ऑर्गन का स्पेसिफिक रोल पढ़ेंगे एंड इस वाले न्यूट्रिशन वाले पार्ट को, ह्यूमंस बीइंग को ढंग से समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप चैट बॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।